जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 16 में है वायु एवं जल प्रदूषण, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायु और जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, और हमारे लिए ही क्यों, सभी पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी वायु और जल बहुत आवश्यक है। तो जीवों को जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध वायु का होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा और मंगल पर जीवन क्यों नहीं है? वहां जीवन नहीं होने के अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण है वायु एवं जल की अनुपस्थिति। तो मंगल या फिर चंद्रमा में वायु और जो जल है वो उपस्थित नहीं है, और जिसके कारण वहां जीवन संभव नहीं हुआ है। लेकिन पृथ्वी पर ये सारी चीज हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये जो वायु है, जल है, ये प्रदूषित होता जा रहा है। वायु तथा जल प्रकृति से हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, परंतु आज कई कारणों से वे प्रदूषित हो रहे हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन प्रदूषक कहलाते हैं। जो प्रकृति माने हमें ये जो वायु है, जल है, ये पर्याप्त मात्रा में दिया है, इसके लिए हमको शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रकृति ने हमें इतने पर्याप्त मात्रा में शुद्ध रूप में दिया है, उसे हम अपने क्रियाकलापों के द्वारा या फिर जो अवांछनीय पदार्थ चारों तरफ उपस्थित हैं वातावरण में, उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है जो हमको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये जो अवांछनीय पदार्थों का मिलना या फिर जो इसका हानिकारक परिवर्तन हो रहा है, वही प्रदूषण कहलाता है। यह परिवर्तन पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटकों के कारण हो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है हो रहा है पर्यावरण का, तो इसका कारण भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, और कुछ जैविक कारण भी हो सकते हैं इसके। यह न सिर्फ सजीवों बल्कि निर्जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें जीवन है सिर्फ उन्हीं को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये निर्जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहर हो या गांव, आज कमोबेश हर जगह इस समस्या से हम परेशान हैं। किस समस्या से? प्रदूषण की समस्या से, चाहे वो जल प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो। तो अपने आसपास के प्रदूषक के बारे में आप अपने कक्षा में चर्चा कीजिए कि किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है। तो जो पहला प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। सांसों को चाहिए शुद्ध वायु का झोंका, सोचिए किसने इन्हें रोका। तो हमारी सांसों को क्या चाहिए? शुद्ध वायु चाहिए, लेकिन ये जो शुद्ध वायु है अभी हमको नहीं मिल पा रही है। तो ये शुद्ध वायु को किसने रोका है? तो वायु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन आदि गैसों का मिश्रण है, जिनमें इन सभी का मात्रा लगभग निश्चित होता है। और वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं, तब इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अन्य गैस हैं, ये वायु में मिले हुए हैं, और ये वातावरण में, वायुमंडल में अपने एक निश्चित मात्रा में है। लेकिन वायुमंडल में बाहर से जो अवांछनीय पदार्थ आने या फिर पहले से उपस्थित जो अवयव हैं, उसकी मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं वायु के कारण, तो उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहा जाता है।
देखिए, तो आप भी ये दृश्य जरूर देखे होंगे, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं। तो जहाँ फैक्ट्री है वहां इस तरह से पाइपों से धुआं बाहर छोड़ दिया जाता है, तो उसके कारण भी प्रदूषण वायु में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, कि उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। दूसरा है पदार्थों की अवस्था के आधार पर। तीसरा है स्रोतों के आधार पर। तो ये 3 आधार पर जो वायु प्रदूषण है उसको बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, पदार्थों की अवस्था के आधार पर और स्रोतों के आधार पर। तो जो पहला है वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो इस आधार पर वायु प्रदूषकों को 2 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक किसी प्रतिक्रिया या क्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली राख और धुआं, कोयले तथा तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैस। तो ये क्या हो गए? प्राथमिक प्रदूषक हो गए। जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो राख निकलता है, धुआं निकलता है, और कोयले के तेल से जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। तो ये क्या हो गए? ये सारे हो गए प्राथमिक प्रदूषक। अब है दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इस तरह के प्रदूषक निकलते हैं। तो किस तरह के? जैसे जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वे जब वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप भी कुछ वैसे प्रदूषक निकलते हैं, जैसे हो गए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, रासायनिक धूल तथा कोहरा आदि। तो ये क्या करते हैं? जब प्राथमिक प्रदूषक पर्यावरण, वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसके बाद इस तरह के द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। अब दूसरे नंबर में देखते हैं पदार्थों की अवस्था के आधार पर ऐसे प्रदूषकों को 2 प्रकार है। इसके 2 प्रकार है। पहला क्या है? गैसीय वायु प्रदूषक। ये किसके आधार पर? पदार्थों की अवस्था के आधार पर। पहला है गैसीय वायु प्रदूषक। ये सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो ये जो सामान्य तापमान जो है उस पर वे गैस अवस्था में रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए। ये सारे क्या है? गैसीय वायु प्रदूषक है। ये सामान्यतः गैसीय अवस्था में रहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म प्रदूषक। ये गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं। धूल, धुएं, तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ आदि सूक्ष्म प्रदूषक कहलाते हैं। तो पहला वाला जो केस में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ जो प्रदूषक हैं ये गैसीय अवस्था में नहीं होते, जैसे धुआं हुआ, धूल हुआ, और तरल बूंदों के रूप में जो निलंबित पदार्थ है ये क्या हो गए? सूक्ष्म प्रदूषक हो गए। तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर आदि से ये उत्सर्जित होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हुआ। एयर कंडीशनर से निकलने वाला सूक्ष्म ठोस तरल कण है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो ये हो गए सूक्ष्म प्रदूषक। अब तीसरे नंबर पर है स्रोतों के आधार पर। तो स्रोतों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक स्रोत। तो प्रकृति में होने वाली असामान्य प्राकृतिक क्रियाओं, जैसे हो गया ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, वनों में कभी कभी आग लग जाता है तो उसके कारण, घूर्णी वायु, टॉर्नेडो आदि के द्वारा जो हानिकारक गैस वायु में फैल जाते हैं। तो वायु में उपस्थित पौधों के जो परागकण होते हैं, जीवाणु, कवक के बीजाणु भी वायु प्रदूषण को
प्राकृतिक, ये सारे क्या हैं, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषक हैं, जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है, जंगलों में आग लगने से, घूर्णी वायु से उत्पन्न होता है, या फिर जो पौधों के फूलों के परागकण हैं, जीवाणु, कवक आदि के से उत्पन्न होने वाले जो प्राकृतिक प्रदूषक हैं, वे इसके उदाहरण हैं। अब दूसरा नंबर में है मानव जनित स्रोत। स्वचालित वाहन, कल कारखाने से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम के पूर्ण और अपूर्ण दहन, ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैसें मिल जाती हैं। तो जो मानव जनित स्रोत क्या है, कभी जो हमारे यातायात के साधन है, वाहन, बस, कार, मोटरसाइकिल, इससे जो धुआं निकलता है, जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है, जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसके जलने से क्या होता है, कभी पूर्ण या फिर अपूर्ण दहन होने से और ताप विद्युत के जो संयंत्र हैं उसमें, उसके कारण भी जो वायुमंडल में विषाक्त गैस मिल जाती है, जो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। बाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक हैं। तो ये सारे क्या हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। अब है वायु प्रदूषक से होने वाले नुकसान। तो जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये जो प्रदूषक वायु में मिल जाते हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है, तो उसके नुकसानों को देखते हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक क्या है, विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। यदि हम इसको सांस के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं तो ये रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर सकती है और ऑक्सीजन की कमी शरीर के लिए घातक हो सकता है। तो अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो प्रदूषक है बहुत डेंजर है, बहुत नुकसानदायक है मनुष्य के लिए। यदि ये हम सांस के रूप में ले लेते हैं अंदर तो ये मनुष्य के मृत्यु का भी कारण बन सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी निरंतर वृद्धि से पौधाघर प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है और इसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है इसके कारण ताप में वृद्धि हो रही है और ताप में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जिसके कारण जो ध्रुवों में, जो हमारे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ क्या होता है हमेशा बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ जो बर्फ जमा है वो भी पिघलने लगा है जिसके कारण जो समुद्र है उसके जलस्तर में वृद्धि हो गई। यदि ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, वो आकर समुद्र में मिलेगा जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन भी एक जो समस्या है वो इस गैस के कारण उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को श्वास में ग्रहण करने से दमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। यह गैस फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से मिलकर सल्फर के अम्लों का निर्माण करते हैं और ये वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का रूप ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ मिलकर नाइट्रोजन के अम्लों का निर्माण करते हैं और ये अम्ल भी वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का रूप ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देता है और इस कारण ऑक्साइड आंखों में जलन और श्वास संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकता है।
तो सोचिए कितने नुकसानदायक हैं ये सारे गैस। ये जो प्रदूषक है ये हमारे वायु को कितना ज्यादा प्रदूषित करते हैं और हमारे जीवन को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। अब है धुआं। धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। तो उसमें ठोस कण भी होते हैं और तरल कण भी होते हैं। तो इसमें कई हानिकारक गैस भी रहती है। और जाड़े के दिनों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ धुआं और कोहरा आपस में मिलकर धूम कोहरा का निर्माण करते हैं। तो धुआं और कोहरा क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर क्या कहते हैं, धूम कोहरा बन जाते हैं। और इससे दमा, खांसी, गले में खरखराहट, जो खराश आता है, ऐसा महसूस होता है। और दृश्यता में भी कमी आती है। तो ठंडे के दिनों में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास देखिएगा, कभी जाना होगा तो सड़कों में ऐसा घना कोहरा रहता है कि हम कुछ दूरी तक ही देख पाते हैं, उसके आगे नहीं देख पाते हैं। और जिसके कारण क्या हो सकता है, सड़कों पर वाहन दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि आगे से आता हुआ वाहन हमको दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण दुर्घटना हो सकता है। अब नेक्स्ट है एरोसोल। तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ऐसा ही एरोसोल है और इसके उत्सर्जक हैं फ्रीज, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल हैं। ये जो चित्र में देख रहे हैं ये ओजोन छिद्र जो है उसके बढ़ते प्रभाव के कारण हो रहा है। तो जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके कारण क्या है, जो हमारे पृथ्वी में एक आवरण है ओजोन गैस का, तो उसमें इस गैस के कारण छिद्र बनता जा रहा है। और इसका जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका मुख्य उत्सर्जक कौन है, फ्रीज है, एयर कंडीशनर है। तो इसके अधिक प्रयोग से क्या होगा, ये CFC गैस अधिक बनेगा और जिससे हमारा ओजोन जो परत है उसमें छिद्र बढ़ते जाएंगे, जिससे जो ओजोन परत है वो हमारे पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से बचाता है। और वो जब उसमें छिद्र बन जाएंगे तो जो सूर्य से आने वाली क्षतिग्रस्त किरणें हैं वो पृथ्वी तक सीधे पहुंच जाएंगे। और जिससे क्या हो सकता है, मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे भयंकर रोग हो सकते हैं। और इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये जो फ्रीज है, एयर कंडीशनर है, इसके उपयोग में थोड़ी कमी करनी चाहिए, जिससे ये जो ओजोन परत की क्षय है उसको कम किया जा सकता है। अब है लेड। पेट्रोल, डीजल, लैंड बैटरियां बाल रंगने के उत्पादों में पाया जाता है। यह कैंसर और पाचन संबंधी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो लेड भी बहुत नुकसानदायक है मनुष्य के लिए। अब है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जो सल्फर है और नाइट्रोजन है वो रिएक्शन करके क्या करते हैं, गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर आते हैं तब इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हैं। ये जो अम्ल हैं ये वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं जब बारिश होती है और उसके साथ वे पृथ्वी पर आ जाते हैं। और इस तरह की वर्षा से पृथ्वी में बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अम्ल से क्या हो सकता है, हमारे ऊपर यदि गिरे तो हमारे शरीर में भी, त्वचा में भी नुकसान कर सकता है। और इसका नुकसान देखने को मिलता है ताजमहल में अम्ल वर्षा का प्रभाव। तो अम्ल वर्षा का क्या दुष्प्रभाव है, अम्ल वर्षा के कारण नदियों, तालाबों और झीलों का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें क्या है, अम्ल मिल जाता है। और जल में रहने वाली जो मछलियां हैं,
केकड़ा है और अन्य जो जलीय वनस्पति है, जो पौधे हैं पानी में के, तो उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देती है और अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का क्षय हो रहा है और इस घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। तो जो अम्लीय वर्षा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो ताजमहल की चमक है वो भी कम होती जा रही है। जो उसका संगमरमर है, पत्थर, जिस पत्थर से ये बना है, वो पीली पड़ती जा रही है। मथुरा स्थित तेल परिशोधन कारखाने से निकलने वाले जो काले कणों के कारण ताजमहल का जो रंग है वो पीला हो रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आगरा और उसके पास आसपास जो स्थित उद्योगों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग का निर्देश दिया गया है ताकि ताजमहल को और क्षति ना हो। तेल शोधक कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है और इनमें फिल्टर लगाए गए हैं ताकि जो ये काले कण हैं वो हवा में ना उड़े, और ये जितना उड़ेंगे ताजमहल को उतना नुकसान पहुंचाएंगे। अब है विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग तथा उस पर हरित गृह प्रभाव या पौधा घर का प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। तो सूर्य प्रतिदिन निकलता है, उसका ताप हमको मिलता है, तो सूर्य की किरणें वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण जो पृथ्वी का सतह है वो क्या होता है, गर्म होता है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। पृथ्वी गर्म हुआ, उसके बाद वहां से जो गर्म किरणें हैं वो उत्सर्जित हुई, ऊपर तरफ गई, और ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के आवरण को पार नहीं कर पाती है और इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ती है वायुमंडल से पार करते हुए, और जब पृथ्वी पर पड़ती है पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ये गर्म होता है, फिर गर्म होने के बाद वो ताप ऊपर जाने लगता है। तब यदि उसके रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, मीथेन गैस हो, तो वो उस आवरण को पार नहीं कर पाता है, और जब पार नहीं कर पाता है तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का आवरण है वहां से वो वापस फिर पृथ्वी पर लौट आता है, और इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो ताप हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रहा है, वो ताप ऊपर जाती है, लेकिन वो ऊपर नहीं पार हो पाती क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का लेयर है, और जिसके कारण वो वापस आ जाती है जो गर्मी होती है, और इस कारण से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। और इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या पौधा घर प्रभाव कहा जाता है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये सूर्य के प्रकाश से गर्म हुआ, उसके बाद गर्म होने के बाद जो विकिरण है ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन एक आवरण है, किसका आवरण है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का। तो इसके कारण वो क्या है, वो पार नहीं हो पाया और वापस वहां से लौट आया पृथ्वी तक, जिससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने लगी, और यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि एक कार पूरी तरह से बंद है और उसकी खिड़कियां भी सारे बंद हैं, और वो सूर्य के ताप में दिन के समय, दोपहर के समय सड़क पर खड़ी है। तो क्या होता है कि कार गर्म हो रहा है, और जब कार से गर्म तो हो रहा है लेकिन उसके बाद जो उसका ताप है वो बाहर निकलना चाहती है लेकिन नहीं निकल पाती, जिसके कारण वो अंदर ही हो जाती, जिसके कारण कार का जो अंदर वाला हिस्सा है वो गर्म होने लगता है। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
तो ये देखिए कांच का ये घर बना हुआ है, जिसमें अभी क्या किया जाता है, इस तरह के ग्रीन हाउस घर बनाकर उसमें खेती का भी काम किया जाता है। पृथ्वी के तापमान में होने वाली इस वृद्धि को ही विश्वतापन कहते हैं। और ये जो ताप वापस लौट आता है और इसके कारण पृथ्वी के जो ताप में वृद्धि होती है, इसी को कहते हैं विश्वतापन। और इसके कारण हिमनद पिघलने लगे हैं। तो जो ध्रुव के बर्फ हैं वो क्या होते हैं, जो हिम के टुकड़े हैं वो पिघलने लगे हैं, जो हिम नदियां हैं वो पिघलने लगे हैं ताप बढ़ने के कारण, जिनसे समुद्र तटीय शहरों में जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो जब बर्फ पिघलेगा तो क्या है, वो पानी नीचे आकर समुद्र में मिलेगा, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं वे जलमग्न हो सकते हैं। तो कम तापमान पर रहने वाले जंतुओं, पौधे तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। जो कम तापमान में ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं तो ऐसी प्रजातियां विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है इस ताप वृद्धि या फिर विश्वतापन के कारण। ये सभी कुप्रभाव गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उत्पन्न हुई है। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। यदि इसके ताप में और ज्यादा वृद्धि हो तो और ज्यादा नुकसान पृथ्वी को सहन करना पड़ेगा। पौधाघर प्रभाव के फायदे और नुकसान। सामान्यतः जो पौधाघर है प्रभाव है पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर यह ना हो तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा यदि ये जो ग्रीन पौधाघर प्रभाव ना हो। किंतु अब इसकी अत्यधिक वृद्धि संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। यदि पृथ्वी सूर्य के ताप से गर्म ना हो और उसका ताप पृथ्वी को ना मिले तो क्या होगा, पृथ्वी के ताप बहुत ज्यादा घट जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, पृथ्वी का ताप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में चिंता बढ़ गई है। अब है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। तो वायु प्रदूषण पर किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है, तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से इसकी जो राजधानी है रांची, इसमें वायु प्रदूषण का जो स्तर है 10 गुना बढ़ गया है। तो यह किस कारण से हुआ है, यहाँ की जो जनसंख्या है उसका असाधारण वृद्धि और वाहनों की संख्या में 20 गुनी वृद्धि और आधारभूत संरचनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हुई वृक्षों की कटाई। तो शहरीकरण करना है, इसके लिए बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे कारणों से इस शहर के वायु प्रदूषण में वृद्धि होने लगी है। और इसके उत्तरदायी कारण क्या है, पेड़ जंगल को काट दिया जाना, पौधे को, और वाहनों की संख्या में वृद्धि करना, जनसंख्या में वृद्धि और अंधाधुंध वनों को काटकर भवनों का निर्माण। तो ये सारे कारणों से झारखंड में भी वायु प्रदूषण में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी है। झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर, बोकारो, ये क्या है, झारखंड के औद्योगिक नगरी हैं। धनबाद आदि का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। तो औद्योगिक नगरी क्या है, जहां पर उद्योग हो, कारखाने हो। तो बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर ये औद्योगिक नगरी हैं। और ये जगह भी क्या है, वो वायु प्रदूषण के प्रभाव से ग्रसित है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने के लिए? घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और इसकी जगह गोबर गैस, LPG का प्रयोग अधिक करें। तो जो घरेलू ईंधन है, लकड़ी, कोयला, इसका प्रयोग करने से क्या है, जो धुआं बनता है उसमें
सूक्ष्म कण रह जाते हैं, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जिसमें जो वायु में मिलने से वायु को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं। तो इन जीवाश्म ईंधनों, ये लकड़ी कोयला के जगह पर एलपीजी गोबर गैस का प्रयोग करके वायु प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सकता है। अब स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। और जब गाड़ी बहुत पुराना हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें शीशा, बहुत ज्यादा शीशा, सल्फर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण वायु और ज्यादा प्रदूषित होती है। इसलिए इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो सार्वजनिक वाहन है उसको अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और व्यक्तिगत वाहन का कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के लिए एक कार जा रही है तो उसमें यदि वो व्यक्ति बस में जाए या फिर ट्रेन में जाए तो क्या होगा, ईंधन की भी बचत होगी और प्रदूषण में भी थोड़ी कमी आएगी। इसलिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई कार में जा रहे हैं तो साथ में और 4-5 लोग साथ में जाएं, तो इससे भी वायु प्रदूषण में थोड़ा कमी होगा। साइकिल, ई रिक्शा का प्रयोग को बढ़ावा देना। साइकिल और ई रिक्शा, इससे क्या होगा, इससे में धुआं नहीं निकलता है, जिसके कारण प्रदूषण भी कम होगा। और बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े भाग को अपने में सोख लेते हैं, और जिससे प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। थोड़ा क्यों, बहुत हद तक कम किया जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्ष हमको शुद्ध ऑक्सीजन देंगे और साथ में क्या, जो हमारे द्वारा छोड़े गए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ग्रहण कर लेंगे। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैसों में कमी आएगी। जो कल कारखाने हैं उसकी चिमनियों को अधिक ऊंचाई पर बनाएंगे और उसमें फिल्टर भी लगा देंगे, जिससे उसका जो धुआं निकलेगा वो कम नुकसानदायक होगा और काफी ऊंचाई पर चला जाएगा। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए और पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। जो हम दिवाली में इतना पटाखा फोड़ते हैं कि एक दिन के दिवाली के बाद दूसरे दिन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पटाखे हैं, पटाखों को क्या करना है, बहिष्कार करना है, इसको नहीं जलाना है। इससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हुए, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, इससे भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आवागमन में बाधा डालने वाले पार्किंग से बचना चाहिए और साथ ही चौराहे के क्रॉसिंग, लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का इंजन जो है उसको बंद कर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब रेड लाइट में खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, इंजन को चला के ही रख देते हैं और इंजन का भी खपत होता है और उससे निकलने वाले धुआं से भी नुकसान हो सकता है। तो इंजन को कुछ देर के लिए बंद कर दें और अपने मित्रों व रिश्तेदारों को धूम्रपान से बचने की सलाह देनी चाहिए। धूम्रपान नहीं करना है, जिससे धूम्रपान से भी क्या होता है, जो धूम्रपान करता है उसको तो नुकसान होता ही है, साथ में जो उसके आसपास के लोग हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। और क्या उपाय कर सकते हैं, खुले में शौच करने से बचे, क्योंकि मलमूत्र में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा फैलता है। तो इसलिए बाहर टॉयलेट नहीं करेंगे, उसके लिए शौचालय का उपयोग करेंगे। वाहनों में सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और कई राज्यों में तो इसे अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण में नियंत्रण लाया जा सके।
तो ये हो गए वायु प्रदूषण, किस तरह से वायु प्रदूषण होता है, उससे हमको क्या नुकसान होता है, और वायु प्रदूषण को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, क्या उपाय अपनाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। तो इसके बाद आगे हम जल प्रदूषण को पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।